जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने नए YouTube चैनल रोहित अध्ययन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल का शुरुआत हम इस वर्ष ऑनलाइन किए हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही सुगम तरीके से हो सके और 2026-27 के लिए जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है, चाहे वो क्लास 10th की हो या 12th की हो या कक्षा 6 से लेकर के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, इन सभी की कक्षा आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। कल जितना भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं, क्लास 10th में किस किस टॉपिक को कवर किया जाना है और कौन कौन से चैप्टर आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इस चीज का विवरण हमने कल दे दिया था। कल के एपिसोड को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम एक नए शुरुआत की तरफ चलते हैं। क्लास 10th के हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th की जो हिस्ट्री की पहला चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने चैनल के साथ बने रहिए और आगे हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे चैप्टर्स को और पूरे किताब को खत्म करने वाले हैं। इतिहास, हिस्ट्री, क्लास 10th, बैच 2026-27। और अपनी इस क्लास में आज हम पहला दिन यूरोप में राष्ट्रवाद को शुरुआत करने वाले हैं और देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आप इस कक्षा में जरूर देखिएगा। बोर्ड पास करना दोस्तों 1 महीने का, और एक एपिसोड में पूरा किताब खत्म हो जाएगा। इतिहास का एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो हमारे जीवन में जरूरत होता है उस चीज की मूलभूत इकाइयों को समझना और इस चैप्टर से हमारे जीवन में क्या चीज का सीख मिलता है, किस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उन सब मूलभूत चीजों को सीखना ये हमें सिखाएगा यह क्लास। तो इसलिए आप कॉपी और कलम ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। और अब अपने चैप्टर का हम नाम लिख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यह अपना क्लास 10th का पहला चैप्टर। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु को हम कवर करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को। और आप अगर इस क्लास को देख लिए ना, तो यहां से जब जाइएगा तो आपको 450 प्लस का आंकड़ा अवश्य छूइएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको। और जब ये पूरा एपिसोड खत्म होगा ना, तब आप जरूर देखिएगा कि कक्षा में कितने ज्यादा मीनिंगफुल थिंग्स, कितने ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, आपके भविष्य के लिए है, उन सभी बातों को हमने डिस्कस करा। तो जरूर देखिएगा और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है, बिल्कुल शांत से पढ़ना है, किसी भी प्रकार से कोई हड़बड़ी नहीं। तो हम शुरू कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना है क्या? तो सबसे पहले हम तो राष्ट्रवाद को ही खंडित करेंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रवाद का सीधा अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति चेतना की जागृति। अब कैसी चेतना की जागृति? शुरू में जब एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होने लगे, या ये कहो कि एक देश ने दूसरे देश को खोजना आरंभ किया, तो यूरोपवासी सभी थे जो दूसरे देशों को खोजने का काम किया, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अन्य ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश का हो। तो जब एक देश, यूरोप वाले सब कहीं और जाते थे, तो उसके ऊपर एक तरह से धीरे धीरे पूरी तरह से नियंत्रण पर कर लेते थे। बाजार का नियंत्रण और धीरे धीरे से आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार का नियंत्रण कर लेते थे। और जब तक उस व्यक्ति के अंतर्मन में ये बात आती कि किस तरह से हम इससे छुटकारा पाएं, तब तक 100-200 साल निकल जाते थे। और उसके बाद फिर वो संघर्ष करते थे कि हमारी मिट्टी, हमारी जमीन हमारी हो जाए और जो दूसरे देश के आए हुए वो चले जाए। अब यहां से इसी बात से निकलता है कि अपने राष्ट्र के प्रति
सोच वो पैदा होना कि हम एकजुट हो जाएं और एक साथ एकता बना करके अपने देश के मूल निवासियों को जो हनन करते हैं उसको यहां से भगा दिया जाए, उसको यहां से बाहर किया जाए। और यही राष्ट्रवाद का मूलभूत स्वरूप बनते चला गया। इस चैप्टर में राष्ट्रवाद कहां से आया, परिभाषा किसने दिया और ये धीरे धीरे पूरे दुनिया में किस प्रकार से फैला, इसको हम देखने का काम करेंगे। तो बने रहिए अपने इस पूरे एपिसोड के साथ और इसमें आपको राष्ट्रवाद पूरे धीरे से हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और कहां तक खत्म हो पाता है उसको देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। क्या हुआ कि जिस प्रकार से भारत के ऊपर अंग्रेज का कब्जा था एक समय में दोस्तों, फिर धीरे धीरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी बातों को हटा करके एकजुट हुए और बहुत सारे वीर सेनानियों ने एकता बना करके अंग्रेजों को धूल चटाई और यहां से बाहर भगा दिए 1947 में और हमारा आजाद भारत हो गया। अब आप इस भावना से यहां पर देखिए कि किसी भी तरह से सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, उन सभी मूल बातों को हटा करके इन सभी तौर तरीकों से एकजुटता बना जाए, एक साथ आ जाए ये सभी, वही राष्ट्रवाद की और देश के लिए लड़ने लगे, देश के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को दूर करने का काम करे, वही राष्ट्रवाद होता है। अर्थात सीधे सीधे समझिए कि राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, किसी एक मुद्दा पर एक साथ होकर के देश के सभी नागरिकों को अपने देश के लिए एकत्रित होना, राष्ट्रीय चेतना का उदय होना राष्ट्रवाद कहलाता है। आपके क्लास 10th में इसकी एक सटीक परिभाषा भी दिया हुआ है आपके इतिहास में कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनना राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात भौगोलिक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के नाम पे, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के नाम पे, जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य के नाम पे, सांस्कृतिक जिस विधि व्यवस्था के साथ हमारी सभ्यता चलती आ रही है, हम उसको मानते आ रहे हैं, उन सब को लेकर और उस पूरे समाज में, उस पूरे लोकेलिटी एरिया, क्षेत्र जहां हम रह रहे हैं उस पूरे एरिया, इन सभी के साथ एकता का वाहक बन जाना, इन सभी को साथ लेकर के एक देश के प्रति एकजुट हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। और यही राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, चेतना की जागृति होना राष्ट्रवाद कहलाता है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सभी अनावश्यक चीजों को हटा करके किसी एक मुद्दे पर एकजुट होना और देश के लिए लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, आंदोलन करना राष्ट्रवाद कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जब भी हम बोले लिख लेंगे, आप पॉज करके हम हट जाएंगे बोर्ड पर से, आप उसको रोक करके आप जरूर इसको देखने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे और लिखते चलिए। यहां से ये पहली डेफिनेशन आपकी बनती है। अब हम चल रहे हैं दोस्तों, बात है यूरोप की। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बातें चल रही हैं, तो अब यूरोप की चर्चा कर रहे हैं कि यूरोप में किस प्रकार से पनपा, आखिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ा किस तरह से।
ये धीरे धीरे आगे किस तरह से बढ़ा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यूरोप से एकाएक किस प्रकार से उठा और ये पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का संघर्ष। इसका बचपन का नाम दोस्त था नेपोलियन बोनापार्ट, चूंकि इन्हीं के द्वारा, इस नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा पूरे यूरोप में इस बात की व्यवस्था, इस यूरोपीय राष्ट्रवाद की जो चेतना जागृति हुई, इसमें इस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसने अपने जीवन कालखंड में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि आज पूरा देश में जो एक लोकतांत्रिक भावना है, एक जनतांत्रिक भावना, इस नेपोलियन का देन सबसे ज्यादा रहा। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या योगदान इन्होंने किया। नेपोलियन का जन्म दोस्तों 69 ईस्वी में, 1769 सॉरी, दोस्तों सन 1769 ईस्वी की बात है, अगस्त 6900 ईस्वी, जब नेपोलियन का जन्म हुआ। और यह व्यक्ति इस राष्ट्रवाद में, इस यूरोपीय राष्ट्रवाद में और देश के पूरे राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नेपोलियन 1769 ईस्वी में जन्म लेता है और 1789 ईस्वी में, सॉरी 1789 ईस्वी में सेना ज्वाइन करने के लिए जाता है। फ्रांस के शासक लुई 16वां का शासनकाल था उस समय, उसके राज में, और उस समय लुई 16वां का शासन था। और तब जाता है, लेकिन वहां पे देखता है कि लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट, ये दोनों अपने भोग विलासिता में रमी हुई, पूरी तरह से रमे हुए हैं। जनता के सरोकार से उनको कोई लेना देना नहीं। जब लुई 16वां और मैरी एंटोइनेट ने अपनी भोग विलासिता का तकरीबन 9% दोस्तों, पूरा इकोनॉमी का हिस्सा वो अपने भोग विलास पे खर्च करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इस व्यवस्था को देखा, तब उसने पूरे राजपाट की व्यवस्था को, पूरे राजनीति की व्यवस्था को सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। सर्वसाधारण की वस्तु कहने का मतलब होता है कि उसे आम जनमानस तक उसके कुकृत्यों को और उसके पूरे राजपाट की व्यवस्थाओं को पूरे जनता में बंटवा दिया, पेपर में छपवा करके, और जनता के एक एक वर्ग तक पहुंचवा दिया। पहले एक चीज होता था कि जो राजा होते थे, राजपाट चलाने वाले होते थे या मंत्री लोग होते थे, वही राज शासन की व्यवस्थाओं का चिंता करते थे अथवा उनके बारे में चिंतन करते थे, सॉरी चिंतन अथवा बातचीत किया करते थे। अभी आम जनमानस में देखते होंगे, जो वर्तमान का समय है, चाय पर पीने वाले, अगर खास करके बिहार में हैं तो देखते होंगे चाय पीने वाले जो सभी लोग सुबह सुबह बैठते हैं एक साथ, वो सब का भी देखिएगा राजनीति पर ही चर्चा चलेगा। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। पहली राजनीति के ऊपर चर्चा वही लोग करते थे जो राजपाट के हिस्सा होते थे, और चर्चा नहीं किया जाता था बाहर। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के आने के क्रम के बाद उसने पूरे राज व्यवस्थाओं को पेपर में लिख करके छपवा दिया और पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में बंटवा दिया। और लुई 16वां के इस राजशाही व्यवस्था को, इस भोग विलासिता को जब जनता के सामने बांटा गया, तो जनता ने अपनी आंदोलन शुरुआत कर दी। जनता ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और सभी जनता एकजुट होने लगे और किसी तरह बोले कि फ्रांस को बचाओ, फ्रांस को बचाओ, फ्रांस को बचाओ। और सभी व्यक्ति एक साथ जुट हो गए, एकजुट हो गए। और जब एकजुट हो गए, तब अब बात आती है कि क्या किया जाए। तो वो 1789 ईस्वी था, 1789 ईस्वी, जब सभी फ्रांस की जनता ने एकजुट होकर के एक ही नारा लगाया
और उस देश को आगे बढ़ने के लिए एकता की नारा लगाया, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहा और उसका नाम दिया राष्ट्रवाद। और यह राष्ट्रवाद 1789 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में आगाज हुआ। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, 1789 ईस्वी राष्ट्रवाद पनपा। फिर आगे की तरफ ये बढ़ते चला गया। नेपोलियन ने संघर्ष किया, पूरी तरह से संघर्ष किया और जनता के बीच एक भावना को पैदा किया जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं मार्ग खुला। 1789 ईस्वी में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रह गया। यह फ्रांस से अन्य देशों में, सबसे ज्यादा इटली, जर्मनी, हंगरी, इन सब देशों में राष्ट्रवाद की भावना फैलते चले गई। और राष्ट्रवाद की भावना जब फैलती चली गई तो उसके साथ साथ एकीकरण का भी मुद्दा सामने आने लगा। एकीकरण, एकजुटता होना, एक बटे हुए राष्ट्र का एकजुट होना एकीकरण की व्यवस्था कहलाता है। और एकीकरण होना शुरू हुआ तो यह राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा पनपाया गया 1789 ईस्वी की यह भावना पूरी तरह से पूरा देश की रूपरेखा बदलने वाली है। अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रवाद कि इस व्यवस्था में क्या क्या चुनौती देखने को मिली और क्या केवल एक बार कह देने से कि एकीकरण हो जाएगा और एकीकरण होना है तो क्या इस एकीकरण के कह देने से संभव हो गया एकीकरण? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अभी हम देखते चलते हैं कि आगे किन किन से संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से आगे की तरफ बढ़ रही थी तब उसी समय जो मुद्दे आए फ्रांस एवं अन्य देशों के, यूरोप के अन्य देशों के, तो उन अन्य देशों में जैसे कि इटली, जर्मनी, ये सभी देश शामिल थे। इन सभी देशों में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसी समय उस देश में, उस महादेश यूरोप महादेश में एक देश था ऑस्ट्रिया, अभी भी है ऑस्ट्रिया। यहां का एक शासक था मेटरनिक। अब इस नाम को याद रखिएगा, मेटरनिक के इस नाम को। यह मेटरनिक पूरे राष्ट्रवाद में, पूरे इस चैप्टर में अपना छाप बनाए रखता है। यह घोर प्रतिक्रियावादी इंसान था मेटरनिक और यह ऑस्ट्रिया का शासक था। यह कभी नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद की व्यवस्था पनपे और देश में वो व्यवस्था लागू हो जो राजतंत्र को खत्म कर दे। यह कभी नहीं चाहता था कि देश में जनतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाए, जनतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखा जाए। मेटरनिक हमेशा कोशिश करता था कि पुरातन जो व्यवस्था है वो लागू हो जाए। और अब जब क्रम चालू हुआ था राष्ट्रवाद के, तो इस राष्ट्रवाद के क्रम में 1785 ईस्वी के बाद नेपोलियन क्या होता है कि सैन्य अधिकारी बन जाता है। नेपोलियन एक सैन्य अधिकारी बनता है 1785 के बाद और वह 1804 ईस्वी तक सैन्य अधिकारी रहता है। उसके बाद वह 1814 ईस्वी तक फ्रांस का शासक रहता है। फिर बाद में चूंकि युद्ध में फिर वो पराजित होता है 14 के युद्ध में, और उसके बाद फिर से अगले क्रम में वो विजयी होता है और 1815 तक रहता है। अंततः उसका पतन हो जाता है। और नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हो जाता है। जैसे ही नेपोलियन का पतन होता है, मेटरनिक यूरोप के सभी राष्ट्रों को एकत्रित करने का काम शुरू कर देता है। जैसे ही नेपोलियन का पतन हो जाता है, वैसे ही मेटरनिक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए जमा हो जाता है। और उसके बाद
अपनी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजन करता है। वियना में एक सम्मेलन आयोजन करता है और उसका नेतृत्व मेटरनिक करता है और उस सम्मेलन का नाम देता है वियना सम्मेलन, और उस सम्मेलन का नाम देता है वियना सम्मेलन। वो समय था 1815 ईस्वी। अब इस 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में वो सभी देशों को बुलाता है जो देश राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं थे, अथवा वे सभी देश जो मेटरनिक के अधीन थे या मेटरनिक की शक्तियों के अधीन थे। और वियना सम्मेलन में उसका आयोजन किया जाता है। उस सम्मेलन में वे सभी राष्ट्र को बुलाया जाता है जो राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं थे अथवा जो मेटरनिक के अधीन रहने वाले राज्य थे, क्षेत्र थे। और उस देश में जो वियना सम्मेलन में आयोजन हुआ और उसमें शामिल होने वाले जो लोग थे अथवा कहें कि राष्ट्र थे, उस राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, और ऑस्ट्रिया खुद। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इस तरह के तमाम देश जो हैं उस वियना सम्मेलन में शामिल होते हैं। और वियना सम्मेलन के शामिल होने के बाद सभी देश के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने वाले हर वो देश अथवा वो सभी देश जो पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, उन सभी को कई कई खंडों में विभाजित कर दो, कई कई खंडों में बांट दो। और उसके बाद ये व्यवस्था लागू करके मेटरनिक जो उसका मेजबानी कर रहा था, ऑस्ट्रिया के उस वियना सम्मेलन का मेजबानी कर रहा था, उसने सभी देशों पर अपना नियंत्रण थोपते चला गया। और तब जाकर के जैसे ही यह वियना सम्मेलन खत्म होता है, वैसे ही नेपोलियन का युग खत्म हो जाता है। अथवा कहें कि राष्ट्र थे, उस राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, और ऑस्ट्रिया खुद। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इस तरह के तमाम देश जो हैं उस वियना सम्मेलन में शामिल होते हैं। और वियना सम्मेलन के शामिल होने के बाद सभी देश के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने वाले हर वो देश अथवा वो सभी देश जो पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, उन सभी को कई कई खंडों में विभाजित कर दो, कई कई खंडों में बांट दो। और उसके बाद ये व्यवस्था लागू करके मेटरनिक जो उसका मेजबानी कर रहा था, ऑस्ट्रिया के उस वियना सम्मेलन का मेजबानी कर रहा था, उसने सभी देशों पर अपना नियंत्रण थोपते चला गया। इस तरह के देश वियना सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब बिहार बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है। बिहार बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां पर कि वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी कक्षा की यह रूटीन है और अपनी कक्षा की यह आदत है
कि जब भी हम टॉपिक शुरू करते हैं तो जहां से फिर टॉपिक मोड चेंज होता है तो फिर वहां से हम लोग फिर से जहां तक पढ़े हैं वहां से एक बार रिपीट करते हैं। तो अभी तक जहां से हम पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। हम लोग शुरू किए आज चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10 इतिहास। राष्ट्रवाद का सीधा मतलब समझे। राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना की जागृति होना। राष्ट्रवाद का सीधा मतलब यह समझे हम कि राष्ट्रवाद में सभी व्यक्ति किसी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी देश के हों, वो सभी अपने देश के नाम पर, अपने क्षेत्र के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर एकजुटता बना लें। अर्थात किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनना होता है राष्ट्रवाद। यहां से आगे चले यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की चर्चा हम ये किए कि आखिर यूरोप में ऐसी कौन सी घटना घटी कि ये राष्ट्रवाद जैसे शब्द आए और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं पनपी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को पनपने का एक मूल कारण था वहां फ्रांस के शासक लुई 16वां का भोग विलासिता भरा जीवन, जिससे जनता के किसी भी मूल उद्देश्यों से अथवा जनता के किसी भी जरूरत से उसको कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। फ्रांस के राजा लुई 16वां और उनके पत्नी मैरी अंतोइनेट ये दोनों मिलकर के देश के 9% से ज्यादा, देश के 9% से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था का भोग विलास कर जाते थे। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में होता है और वह 89 में सैनिक बनने के लिए फ्रांस की राज व्यवस्था में शामिल होना चाहता है। लेकिन जब उसने उस व्यवस्था को देखा तब वह जनता को इस धोखे से बाहर निकालने के लिए पूरी राज व्यवस्था की कुंडली एक पेपर में छपवा करके सर्वसाधारण की वस्तु बनवा दिया और सभी जगह बंटवा दिया। तब उस समय बंटवाया जब राज शासन की व्यवस्थाओं पे कभी भी चर्चा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। कभी भी चर्चा कोई और राजा को छोड़ करके अथवा राज व्यवस्था में शामिल लोगों को छोड़ करके कोई और चर्चा नहीं कर सकता था। वैसे समयों में नेपोलियन ने पूरे देश में बंटवाने का काम किया। फिर जनता वहां की आंदोलित उठी, राष्ट्रवाद की एक भावना उनके मन में जगी और अपने देश को बचाने के लिए एकजुट होने लगी। 1785 ईस्वी में नेपोलियन एक सैन्य अधिकारी बन जाता है और 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बन जाता है। 1804 से 14 के क्रम तक वह राजा रहता है। फिर युद्ध होता है, युद्ध में पराजित होता है, यानी वह जीतता है 1815 ईस्वी में। लेकिन 1815 ईस्वी में नेपोलियन का एक युद्ध में अंत हो जाता है और तब नेपोलियन का पतन हो जाता है। ये डेट आप याद रखिएगा, बिहार बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था। तो नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ था। अब नेपोलियन का पतन होते ही वहां एक अन्य जो शक्ति उभरी हुई थी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पनपती है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक पूरी तरह से उस व्यवस्था को जिसने नेपोलियन ने शुरू किया था उसको बंद करने के लिए पूरी जोर शोर से अपनी ताकत लगा देता है और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक अपने देश वियना, अपनी देश की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसको वियना सम्मेलन नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसका नाम वियना सम्मेलन दिया जाता है। इस वियना सम्मेलन में मेटरनिक के द्वारा आयोजित सम्मेलन में वो सभी देश आते हैं जो राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं थे अथवा राजतांत्रिक विधि व्यवस्था को मानने वाले थे। वो सभी पुरातन और रूढ़िवादी सोच से पनपे हुए थे जिसे नेपोलियन ने खत्म किया था। वियना सम्मेलन होता है और उसके बाद उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये देश शामिल होते हैं। अब यहाँ से हमारा फिर से नया टॉपिक शुरू होता है जो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करें। आप लोग बने रहिए। इस एपिसोड में हम लोग वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की भी चर्चा करेंगे।
अब हम चर्चा करते हैं वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की। तो यहां तक टॉपिक अपना हो गया था। अब यहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। तो पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा यह आयोजन किया गया था। वियना सम्मेलन मेटरनिख के द्वारा आयोजित किया गया था, मेजबानी कर रहा था वियना सम्मेलन। और इसमें जो देश शामिल हुए थे वो सभी देश को, जो इटली, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ये सब जो थे, खुद ऑस्ट्रिया अपना तो खुद था ही, ऑस्ट्रिया, ये सब देश ने निर्णय लिया कि जो नेपोलियन ने पुरातन व्यवस्थाओं को खत्म किया है उसको फिर से लागू किया जाए। अर्थात वियना सम्मेलन का पहला उद्देश्य, और इसको पॉइंट वाइज लिखने का काम कीजिएगा। वियना सम्मेलन का पहला उद्देश्य यही था कि मेटरनिख ने नेपोलियन की व्यवस्था को खत्म कर पुरातन व्यवस्था को लागू करना। नेपोलियन की व्यवस्था को खत्म करके पुरातन की व्यवस्था को लागू करना। जैसा कि हम जानते हैं 1815 ईस्वी नेपोलियन का पतन हो गया था। पतन नेपोलियन का, और उसके बाद इस व्यवस्था को उसने लागू करनी शुरू कर दी। उस शांति को स्थापित करना, चूंकि जो राष्ट्रवाद की व्यवस्था थी उसमें विभिन्न प्रकार के आंदोलन उठे थे, उस आंदोलन को एकदम जो अस्त व्यस्तता की स्थिति उत्पन्न करके हलचल पैदा किया था नेपोलियन ने, उस व्यवस्था को खत्म कर देना। अर्थात नेपोलियन के द्वारा जो अशांति उत्पन्न हुई थी उसको पुनः लागू करना। उसके बाद तीसरा व्यवस्था, राजतंत्र की व्यवस्था को लागू करना। इन सभी मुद्दों को, इन सभी बातों को उसने, ऑस्ट्रिया ने लागू करने का पूरा जिम्मा उठाया और पूरा कोशिश किया, और अपने सभी काउंटर पार्ट्स को, अपने सभी देशों को इस बात को लागू करने के लिए आदेशित किया, इन सब बातों को लागू करने के लिए आगे किया। यह वियना सम्मेलन था। दोस्तों, आज हमने राष्ट्रवाद के इस चैप्टर को शुरू किया था, और राष्ट्रवाद के इस चैप्टर को वियना सम्मेलन तक हम लोग ले आए। 2-3 क्लासेस का और होगा और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वियना सम्मेलन के बाद फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इटली के विभिन्न पार्ट्स को बांट देता है, फिर जर्मनी को बांटने का क्रम करता है, और फिर उसके बाद बांटने के बाद फ्रांस में एक नए युग का शुरुआत होता है, और मेटरनिख युग 1815 से स्टार्ट हो जाता है। इसका पतन और मेटरनिख युग शुरू होता है। पतन नेपोलियन का होता है और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। हम कल से वियना सम्मेलन के बाद के हुए घटनाक्रम को देखने का काम करेंगे। जय।